वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंतर्गत हम लोगों ने क्या देखा, तो जितने सारे जो वायसराय थे, जितने सारे जो गवर्नर थे, गवर्नर जनरल थे, इन सभी को हम लोगों ने डिटेल में देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि भारत में जो ब्रिटिश साम्राज्य का आगमन होता है वह किस प्रकार से होता है। चूँकि 1707 ईस्वी में जो सबसे अंतिम मुग़ल सम्राट था औरंगजेब, हालांकि मुग़ल सम्राट में सबसे यदि मजबूत था तो यह औरंगजेब था। इसके बाद जितने सारे मुग़ल सम्राट आएंगे वे नाम मात्र के, तो इसीलिए अंतिम मुग़ल सम्राट माना जाता है औरंगजेब को। वास्तविक मुग़ल सम्राट अंतिम यही था, लेकिन क्योंकि इसके बाद छिटपुट आते हैं, तो हालांकि मध्यकालीन भारत के इतिहास में हमने सभी जितने सारे मुग़ल सम्राट थे, चाहे वो परिवर्तित थे चाहे वो मुख्य थे, सभी को हमने डिटेल में देख लिया है। अंग्रेज़ों का प्रवेश होता है बक्सर के युद्ध के समय, प्लासी के युद्ध के समय, और उसके बाद सबसे जो मैग्ना कार्टा कहा जाता है फारुखसियर के समय 1717 ईस्वी में, जब जॉन हैमिल्टन उसके एक बहुत ही बड़े घाव को ठीक कर देता है और कर मुक्त व्यापार करने की वह सुविधा देता है किसको, अंग्रेज़ों को। तो इस प्रकार जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो वहाँ से स्पष्ट आगमन जो होता है अंग्रेज़ों का शुरू हो जाता है। 1608 ईस्वी में पहली बार व्यापार के उद्देश्य से कौन आया था, तो कैप्टन हॉकिंस आया था जहांगीर के दरबार में। और 1611 ईस्वी में पहली फैक्ट्री खुली, कहाँ पे, मसूलीपट्टनम में, फिर 1613 ईस्वी में सूरत में। तो इस प्रकार से अंग्रेज़ों का आगमन होता है। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं कि कई राज्य स्वतंत्र हो गए। तो कई राज्य स्वतंत्र हो गए औरंगजेब के मरने के बाद, क्योंकि मुग़ल साम्राज्य की स्थिति डामाडोल होने लगी थी। तो चलिए हम लोग देखते हैं सभी को एक एक करके। सबसे पहले कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य कैसे आते हैं, क्या क्या उनका काम होता है, किस प्रकार से उनका प्रवेश होता है, कौन कौन से साम्राज्य अलग अलग होते हैं, जिसकी स्थापना कौन कौन से मुग़ल करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य, औरंगजेब ने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया। कब, 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक। और उसके शासनकाल में एक बात तो पता लग गई कि मुग़लों का अब अंत होने वाला है, क्योंकि उसके बाद जितने सारे मुग़ल शासक आए वे सभी नाम मात्र के और गैर जिम्मेदाराना आ गए। तो औरंगजेब ने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया और 1658 से 1707 ईस्वी तक उसका शासनकाल था। और उसके शासन में एक बात तो पता लग गई कि अब मुग़लों का अंत होने वाला है, क्योंकि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब की मृत्यु हो गई। याद रखेंगे, इसमें हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब की नीति जो थी वह ज़्यादातर युद्ध और संधि की थी। याद रखेंगे, क्योंकि उसी के समय जो कई युद्ध हुए थे, जैसे कि सोमगढ़ का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, जिसे हम लोग उत्तराधिकार का युद्ध कहते हैं। तो ये सभी जो युद्ध हुए थे तो औरंगजेब के समय हुए थे, क्योंकि औरंगजेब ने अपने सभी जितने सारे अनुयायी थे जो उत्तराधिकार के लायक थे, उन सभी को रास्ते से हटाकर उत्तराधिकारी बना था। तो इसी कारण इसकी नीति जो थी युद्ध और संधि की थी, क्योंकि इनके परामर्शदाता अक्सर इन्हें गलत परामर्श देते थे। औरंगजेब को इनके परामर्शदाता गलत परामर्श देते थे। मुग़लों में एक नियम थी, जैसे कि किसी राजा की मृत्यु हो जाती थी तो उसके गद्दी पाने के लिए होड़ लग जाती थी, और औरंगजेब ने भी इसी नियम का पालन किया। और शाहजहां की मृत्यु के बाद उसने दारा सिकोह को पराजित करके गद्दी पर कब्जा किया और उसके बाद मुग़ल सम्राट बन बैठा। तो मुग़लों में एक नियम थी कि जब किसी राजा की मृत्यु हो जाती थी तो उसके मरने के बाद ही उसके जितने सारे उत्तराधिकारी होते थे, गद्दी पाने के लिए उन सब में होड़ लग जाती थी, युद्ध होने लगती थी।
औरंगजेब ने भी इसी नियम को फॉलो किया और उसने शाहजहां की मृत्यु के बाद दारा शिकोह को पराजित करके गद्दी पर कब्जा किया और उसके बाद मुगल सम्राट बन बैठा। याद रखेंगे, औरंगजेब की मृत्यु और पलासी के युद्ध के बाद, औरंगजेब की मृत्यु और पलासी के युद्ध के बीच में ही मुगल साम्राज्य पूरी तरह से विनष्ट हो गया। तो औरंगजेब की मृत्यु और पलासी के युद्ध के बीच में ही मुगल साम्राज्य का पूरी तरह से विनाश हो गया। याद रखेंगे, औरंगजेब की मृत्यु के बाद केवल मोहम्मद शाह ही 29 वर्षों तक शासन किया। कब? 1719 से लेकर 1748 ईस्वी तक। लेकिन इसके समय में ही मुगलों के अधीन कई राज्य स्वतंत्र हो गए, जिसमें 5 बड़े राज्य इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हैदराबाद, अवध, पंजाब, बंगाल और महाराष्ट्र। और भी कई सारे राज्य स्वतंत्र हुए थे, तो जिन्हें हम लोग अभी देखते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही केवल मोहम्मद शाह 29 वर्षों तक शासन किया, 1719 से 1748 ईस्वी तक। लेकिन इसके समय ही मुगलों के अधीन 5 बड़े राज्य आराम से स्वतंत्र हो जाते हैं, जैसे कि हैदराबाद, अवध, पंजाब, बंगाल और महाराष्ट्र स्वतंत्र हो जाते हैं। तो चलिए एक एक करके इन राज्यों को देखते हैं कि इनके संस्थापक कौन थे और इनकी स्थापना के संबंध में, इनकी स्थापना कब हुई, और भी सारे कुछ फैक्ट हम लोग देखते हैं जहां से एग्जाम में प्रश्न आते हैं। याद रखेंगे कि जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कितने प्रांत थे, तो यह भी फैक्ट पूछा जाता है। तो 21 प्रांत थे, जिसे सूबा कहा जाता था। औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल प्रांत में 21 सूबे थे। मुगल साम्राज्य में कितने सूबे थे, तो सूबा यानी प्रांत 21 सूबे थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उस समय मुगल साम्राज्य में कितने प्रांत थे? 21 प्रांत थे। इम्पॉर्टेंट है। एक बात और याद रखेंगे कि हमने बताया था उत्तराधिकार युद्ध के बारे में। तो उत्तराधिकार युद्ध के समय गुरु गोविंद सिंह ने मुअज्जम का साथ दिया था उत्तराधिकार युद्ध में। जब हम लोग कौन सा पढ़ रहे थे, जब हम लोग औरंगजेब के बारे में पढ़ रहे थे, तो 5 उत्तराधिकार युद्ध हुए थे। इन सभी को हमने डिटेल में देख लिया था, जो कि औरंगजेब के समय हुए थे। औरंगजेब और दारा शिकोह। एक बात और याद रखेंगे कि उत्तराधिकार के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने मुअज्जम का साथ दिया था। गुरु गोविंद सिंह ने मुअज्जम का साथ दिया था। याद रखेंगे कि उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने मुअज्जम का साथ दिया था। तो ये तो थे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट, ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो याद रखेंगे इन्हें कि उत्तराधिकार के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने किसका साथ दिया था, तो मुअज्जम का। और औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कितने सूबे थे, तो 21 सूबे या 21 प्रांत थे। अब हम लोग आते हैं कुछ जो जितने सारे राज्य स्वतंत्र हुए उनके बारे में देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से राज्य स्वतंत्र हुए हैं। तो सबसे पहला राज्य था हैदराबाद। सबसे पहला राज्य जो स्वतंत्र हुआ था
उसका नाम था हैदराबाद। इम्पोर्टेंट है हैदराबाद। तो सबसे पहले हैदराबाद जो था काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं हैदराबाद के बारे में कि हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? निजामुल मुल्क ने की, जिसे चिनकलीज खां के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे। तो हैदराबाद संस्थापक कौन था? चिनकलीज खां, जिसे निजामुल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। निजाम उल मुल्क। इसी को चिनकलीज खां भी कहा जाता है। तो इसी को चिनकलीज खां भी कहा जाता है। तो हैदराबाद की स्थापना किसने की? चिनकलीज खां ने, जिसे निजामुल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। कब स्थापना किया? तो 1724 ईस्वी में। इम्पोर्टेंट है, 1724 ईस्वी में। मोहम्मद शाह ने इसे आसफ जाह की उपाधि प्रदान की। याद रखेंगे, निजामुल मुल्क को आसफ जाह की उपाधि मिली थी। निजामुल मुल्क को कौन सी उपाधि मिली थी? आसफ जाह की। आसफ जाह, आसफ जाह। किसके द्वारा यह उपाधि दी गई थी? तो मोहम्मद शाह के द्वारा। मोहम्मद शाह के द्वारा। याद रखेंगे। उसके बाद निजामुल मुल्क की मृत्यु कब होती है? तो 1748 ईस्वी में। याद रखेंगे, निजामुल मुल्क की मृत्यु कब जाती है? तो 1748 ईस्वी में। तो यह था हैदराबाद। यहाँ से इतना ही सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। बेसिक हम लोग याद रखेंगे कि हैदराबाद की स्थापना किसने की। याद रखेंगे। बाद है अवध। ये भी एक इम्पोर्टेंट राज्य है अवध, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो चलिए हम लोग अवध के बारे में देखें। अवध। अवध की संस्थापक की बात की जाए तो शहादत खां। अवध का संस्थापक कौन था? तो शहादत खां, जिसे बुरहान उल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। बुरहान उल मुल्क, शहादत खां। शहादत खां, जिसे बुरहान उल मुल्क, बुरहान उल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। तो इम्पोर्टेंट है कि अवध का संस्थापक कौन था? शहादत खां, जिसे बुरहान उल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो था बयाना का फौजदार था। यह जो बुरहान उल मुल्क था 1720 ईस्वी में बयाना का क्या बना? तो फौजदार बना। याद रखेंगे, 1720 ईस्वी में यह बयाना का फौजदार बना। बयाना का फौजदार। जबकि 1722 ईस्वी में 1722 ईस्वी में यह आगरा का गवर्नर बना। 1722 ईस्वी में कहाँ का गवर्नर बना? तो आगरा का गवर्नर बना। आगरा का गवर्नर बना। तो याद रखेंगे कि अवध की स्थापना किसने की? शहादत खां ने, जिसे बुरहान उल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। और 1720 ईस्वी में यह बयाना का फौजदार था। 1722 ईस्वी में यह आगरा का गवर्नर बना। उसके बाद इसी के समय कौन आया था? तो नादिर शाह आया था। याद रखेंगे, जो कि कोहिनूर हीरा का लुटेरा था नादिर शाह।
याद रखेंगे इम्पॉर्टेंट। जब हम लोग मिडिएवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने नादिर शाह के बारे में पढ़ा था। नादिर शाह जिसने कोहिनूर हीरा और 70,000 रुपये, उस समय 70,000 बहुत ज़्यादा था, लूट कर ले गया था। ईरानी लुटेरा था नादिर शाह, तो इसी के समय आया था, याद रखेंगे। और इसने नादिर शाह के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। 1739 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। याद रखेंगे 1739 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। तो सबसे पहले एक और चीज़ लिख लेंगे कि 1739 ईस्वी में नादिर शाह के साथ युद्ध, सत्रह सौ उनचालीस ईस्वी में इसने नादिर शाह के साथ क्या किया था, तो युद्ध किया था। और 1739 ईस्वी में ही इसकी मृत्यु हो गई। 1739 ईस्वी में, याद रखेंगे। तो शहादत खां ने नादिर शाह के साथ युद्ध लड़ा था और इसी युद्ध के दौरान इसकी 1739 में मृत्यु भी हो गई। तो याद रखेंगे यह अवध था। इसके बाद शहादत खां को उपाधि, यह जो बुरहानुल मुल्क की उपाधि थी, यह किसने दिया था, तो मोहम्मद शाह ने। तो बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसने दी थी, तो मोहम्मद शाह ने। इम्पॉर्टेंट है। वास्तव में इसका मूल नाम क्या था, तो इसका मूल नाम था मीर मोहम्मद अमीन। तो यह भी पूछा जा सकता है, इसका मूल नाम क्या था, तो मीर मोहम्मद अमीन। मूल नाम मीर मोहम्मद अमीन। मीर मोहम्मद अमीन। और बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसने दी, तो मोहम्मद शाह ने, जिसे रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे। बुरहान उल मुल्क की उपाधि मोहम्मद शाह के द्वारा। कौन था मोहम्मद शाह, तो मुगल बादशाह था, जिसे रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे। एक बात और याद रखेंगे कि इसके बाद अवध में शहादत खां के बाद इसका दामाद सफदरजंग बना। तो जब इसकी मृत्यु हो जाती है 1739 में, तो 1739 ईस्वी में शहादत खां की मृत्यु के बाद अवध का जो अगला नवाब बनता है उसका नाम था सफदरजंग। क्या नाम था, सफदरजंग। याद रखेंगे कि शहादत खां की मृत्यु के बाद, शहादत खां की मृत्यु के बाद शहादत खां की मृत्यु के बाद अवध का अगला नवाब कौन बना, तो सफदरजंग बना। अवध का नवाब कौन बना, सफदरजंग। सफदरजंग, इसके नाम पे दिल्ली में एक अस्पताल भी है सफदरजंग के नाम पे। और कब बना, तो 1739 ईस्वी में। 1739 ईस्वी में। याद रखेंगे कि जब 1739 ईस्वी में इस शहादत खां की मृत्यु हो जाती है तो अवध का नवाब बनता है सफदरजंग। याद रखेंगे, सफदरजंग। 1748 ईस्वी में जो मोहम्मद शाह था, इसी सफदरजंग को अपना क्या बना दिया, तो वजीर बना दिया, अर्थात प्रधानमंत्री बना दिया। याद रखेंगे कि सफदरजंग को 1748 ईस्वी में, नोट कर लेंगे, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। सफदरजंग को 1748 ईस्वी में
1748 ईस्वी में मोहम्मद शाह ने क्या बनाया, तो अपना वजीर बना दिया। याद रखेंगे, मोहम्मद शाह ने अपना वजीर बना दिया, अपना वजीर यानी कि प्रधानमंत्री नियुक्त किया। मोहम्मद शाह ने अपना वजीर नियुक्त किया। याद रखेंगे, वजीर अर्थात प्रधानमंत्री, सेनापति। वजीर अर्थात प्रधानमंत्री या सेनापति एक ही बात है, नियुक्त किया। तो सफदर जंग को 1748 ईस्वी में मोहम्मद शाह ने अपना वजीर या प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इम्पोर्टेंट है। इसके बाद 1754 ईस्वी में इस सफदर जंग की भी मृत्यु हो जाती है। 1754 ईस्वी में क्या हो जाती है, तो सफदर जंग की भी मृत्यु हो जाती है। सफदर जंग की मृत्यु कब होती है, तो 1754 ईस्वी में। इसके बाद अगला जो उत्तराधिकारी बनता है वह बनता है शुजाउद्दौला, नवाब शुजाउद्दौला। हम लोग शुजाउद्दौला के बारे में एक चीज़ तो स्पष्ट रूप से जानते हैं कि इसी शुजाउद्दौला के समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था। नवाब शुजाउद्दौला के समय जिस युद्ध का क्या नाम था, बक्सर का युद्ध। याद रखेंगे, नवाब शुजाउद्दौला के समय बक्सर का युद्ध हुआ था, तो वही शुजाउद्दौला अगला उत्तराधिकारी बनता है। तो कब बनता है, तो 1754 ईस्वी में। 1754 ईस्वी में 1754 ईस्वी में अवध का अगला उत्तराधिकारी, अवध का अगला उत्तराधिकारी नवाब शुजाउद्दौला बनता है। नवाब शुजाउद्दौला बनता है। याद रखेंगे, इसी के समय 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। मीर कासिम, शुजाउद्दौला और एक और शासक था जिसका नाम है शाह आलम द्वितीय। तो इन तीनों के साथ मिलकर बक्सर का युद्ध हुआ था। तो याद रखेंगे, शुजाउद्दौला 1774 ईस्वी में इसने रुहेलों को परास्त करके रुहेलखंड पर अधिकार कर लिया। तो 1774 ईस्वी में इसने क्या किया, शुजाउद्दौला ने रुहेलखंड पर अधिकार किया। शुजाउद्दौला ने रुहेलखंड पर अधिकार कर लिया। रुहेलखंड पर अधिकार कर लिया। तो इम्पोर्टेंट है कि 1774 ईस्वी में शुजाउद्दौला ने रुहेलखंड पर अधिकार कर लिया। इसका भी 1775 ईस्वी में निधन हो गया। 1775 ईस्वी में इसका भी निधन हो गया। याद रखेंगे, 1775 ईस्वी में शुजाउद्दौला का निधन हो गया। शुजाउद्दौला का निधन कब हो गया, तो 1775 ईस्वी में। हालांकि इसने 1774 ईस्वी पे रुहेलखंड पर अधिकार कर लिया था। याद रखेंगे, इसके बाद असफुद्दौला 1795 ईस्वी तक बना। तो 1775 ईस्वी में इसकी मृत्यु के बाद असफुद्दौला अगला उत्तराधिकारी बना। कौन? असफाउद्दौला। अवध का अगला उत्तराधिकारी कौन बना? असफाउद्दौला। 1775 ईस्वी में अवध का
अगला उत्तराधिकारी बनता है अस्फाउद्दौला। अस्फाउद्दौला बनता है, जिसे आसफ उद्दौला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आसफ उद्दौला। तो आसफ उद्दौला जो कि कितने बरस तक रहता है अवध का नवाब? 1795 ईस्वी तक। याद रखेंगे, 1795 ईस्वी तक अस्फाउद्दौला अवध का नवाब रहता है। याद रखेंगे। तो 1795 में इसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन इसने अपनी राजधानी कहाँ बना दी? तो इसने अपनी राजधानी को उठाकर लखनऊ हस्तांतरित कर दिया। याद रखेंगे, फैजाबाद से लखनऊ। तो नोट कर लेंगे कि आसफ उद्दौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद से हटाकर कहाँ कर दी? लखनऊ। फैजाबाद से लखनऊ हस्तांतरित कर दी। तो इम्पोर्टेंट है कि आसफ उद्दौला ने, जो कि 1775 ईस्वी में या शुजाउद्दौला के निधन के बाद अगला उत्तराधिकारी बनता है, अगला नवाब बनता है आसफउद्दौला अवध का, तो उसने अपनी राजधानी फैजाबाद से हटा करके कहाँ पे कर दी? तो लखनऊ हस्तांतरित कर दी। 1795 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1795 ईस्वी में आसफउद्दौला की मृत्यु हो जाती है। याद रखेंगे। इसके बाद 7वां जो शासक बनता है शहादत खान। तो आसफ उद्दौला की मृत्यु 1795 में हो जाती है, इसके बाद 1795 ईस्वी से लेकर 1819 ईस्वी तक, तो 1795 ईस्वी में यह अवध पर शासन करता है, लेकिन 1819 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। याद रखेंगे। तो इसके बीच में भी कुछ शासक आते हैं। 1795 ईस्वी में जब आसफउद्दौला की मृत्यु हो जाती है, तो इसके बीच में कुछ और शासक आते हैं जो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद 1819 ईस्वी में 1819 ईस्वी में शहादत खां के नाम से एक और शासक बनता है, शहादत खान, सआदत खान। सआदत खान, याद रखेंगे, सआदत खान। सआदत खान अवध का उत्तराधिकारी बना, अवध का 7वां नवाब बना। याद रखेंगे, 7वां नवाब बना। उसके बाद अंतिम जो स्वतंत्र शासक था वह कौन था? वाजिद अली शाह, जिसे 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने किसके तहत? तो हमने बताया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत, हड़प की नीति के तहत अपने साम्राज्य में मिला लिया, और उसके बाद अवध का कहानी समाप्त हो गया। तो याद रखेंगे, अंतिम मुगल सम्राट कौन था अवध का? वाजिद अली शाह। अवध का अंतिम मुगल सम्राट, अवध का अंतिम मुगल नवाब, अंतिम नवाब या स्वतंत्र शासक, स्वतंत्र शासक कौन बना? तो वाजिद अली शाह था। वाजिद अली शाह था, जिसे लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया? तो हड़प की नीति के तहत ब्रिटिश शासन में मिला लिया 1856 ईस्वी में, जिसे लॉर्ड डलहौजी ने
1856 ईस्वी में हड़प की नीति के तहत अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। तो इम्पोर्टेंट है कि 1756 1819 ईस्वी में जब सआदत खां की मृत्यु हो, 7वां नवाब बना, तो यह भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन अंतिम जो नवाब बना जो कि स्वतंत्र शासक था वाजिद अली शाह, तो इसे लॉर्ड डलहौजी ने हड़प की नीति के तहत 1856 ईस्वी में अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया और इस प्रकार जो अवध था उसका कहानी समाप्त हो गया। अवध जो था उसका कहानी समाप्त हो गया। अब आता है बंगाल। बंगाल का संस्थापक कौन था? तो स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कहा जाए तो वह मुर्शीद कुली खां था। मुर्शीद कुली खां, मुर्शीद कुली खां। हमने क्या बताया था? बंगाल की स्थापना यदि पूछा जाए तो वह था जॉन चारनाक, जो कि गोविंदपुर, सूतानाती और कालीकाता, इन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर बंगाल की स्थापना किया था। लेकिन वास्तव में वह स्वतंत्र बंगाल नहीं था। तो यह स्वतंत्र बंगाल की स्थापना किया कौन? मुर्शीद कुली खां ने। याद रखेंगे तो लिख सकते हैं स्वतंत्र बंगाल की स्थापना। स्वतंत्र बंगाल की स्थापना मुर्शीद कुली खां ने किया था। इंपॉर्टेंट है। औरंगजेब के समय से ही यह जो मुर्शीद कुली खां था वह बंगाल के गवर्नर के पद पर कार्य कर रहा था। तो हमने इसे बताया भी है कि औरंगजेब के समय से ही औरंगजेब के समय से ही औरंगजेब के समय से ही मुर्शीद कुली खां औरंगजेब के समय से ही मुर्शीद कुली खां क्या था? तो बंगाल के गवर्नर के पद पर काम कर रहा था। बंगाल के गवर्नर के पद पर कार्य कर रहा था। याद रखेंगे कि औरंगजेब के समय ही यह मुर्शीद कुली खां कहाँ पे था? तो बंगाल में था और वहाँ का क्या था? तो गवर्नर था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 1727 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। मुर्शीद कुली खां की 1727 ईस्वी में मृत्यु हो गई। याद रखेंगे मृत्यु कब हुई मुर्शीद कुली खां की? तो 1727 ईस्वी में। 1727 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां की मृत्यु हो गई। अब अगर बंगाल की बात की जाए तो बंगाल को हम लोग पूरा डिटेल में देखते हैं। चूँकि उस समय अंग्रेज जो थे उनका सबसे इम्पोर्टेंट एरिया कौन था? बंगाल था। क्योंकि अंग्रेजी सत्ता जो है सबसे मुख्य स्थापित कहाँ पे हुई थी? तो बंगाल में ही स्थापित हुई थी। तो चलिए हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं कि भारत में अंग्रेज़ों के साथ सत्ता स्थापित करने के समय भारत में बंगाल सबसे धनी क्षेत्र था, जिसके अंदर बांग्लादेश भी था तथा उसका जो नवाब था आज का बिहार, उड़ीसा और झारखंड समस्त बंगाल का। तो उस समय जो बंगाल था उसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल सभी एक साथ में थे, साथ ही साथ बांग्लादेश भी था। तो इसी कारण वह बहुत बड़ा क्षेत्र था और सबसे धनी भी क्षेत्र था अंग्रेज़ों की सत्ता स्थापित करने के समय। तो याद रखेंगे, तो बंगाल में जब इंटर करते हैं अंग्रेज
तो पूरी लंबी कहानी है जहाँ पे प्लासी का युद्ध भी होता है। तो भारत में अंग्रेजों के सत्ता स्थापित करने के समय भारत में बंगाल सबसे धनी क्षेत्र था, जिसके अंदर बांग्लादेश भी था, तथा इसका नवाब आज के बिहार, उड़ीसा और झारखंड समेत समस्त बंगाल का था। उस समय बंगाल जो था यूरोपीय देशों को बहुत सारे कच्चे पदार्थ जैसे कि साल्ट पीटर, चावल, नील, पेपर, चीनी, रेशा, कपास, सूती वस्त्र, हस्तकरघा उत्पाद, ये सभी चीज़ें निर्यात करता था। तो उस समय जो बंगाल था वहाँ से यूरोपीय देशों को बहुत सारी चीज़ें निर्यात होती थी, क्योंकि अंग्रेज़ों ने सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगाई, तो हुगली में ही लगाई थी, क्योंकि वह नदी के किनारे स्थापित था। तो उस समय बंगाल जो था यूरोपीय देशों को बहुत सारे कच्चे पदार्थ जैसे कि साल्ट पीटर, चावल, नील, पेपर, चीनी, रेशा, कपास, सूती वस्त्र, हस्तकरघा उत्पाद, ये सभी चीज़ें निर्यात करते थे। इस प्रकार अंग्रेजों का मुख्य जो व्यापारिक केंद्र बना वह बंगाल बना। तो यह एग्जाम में पूछा भी गया है कि अंग्रेजों का मुख्य व्यापारिक केंद्र कौन था, तो बंगाल था, क्योंकि एशिया से ब्रिटिश आयात का 60% हिस्सा अकेले कहाँ से होता था, तो बंगाल से होता था। क्योंकि एशिया से जो ब्रिटिश आयात था उसका 60% हिस्सेदारी जो था अकेले कहाँ से होता था, तो बंगाल से होता था, याद रखेंगे। 1630 ईस्वी के आसपास बंगाल और ब्रिटेन के बीच निकटता बढ़ती चली गई। 1630 ईस्वी के आसपास बंगाल और ब्रिटेन के बीच जो निकटता थी वह बढ़ती चली गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के अंदर बालासोर, हुगली, कासिम बाजार, पटना और ढाका में कारखाने लगाए। याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह एक बार बिहार के एग्जाम में पूछा गया है कि पटना में जो है अंग्रेजों ने पहला कारखाना किस वर्ष लगाया, तो 1630 ईस्वी में। तो उसी 1630 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के अंदर बालासोर, हुगली, बालासोर जो कि वर्तमान में उड़ीसा में है, हुगली कहाँ पे है, तो हुगली जो है वह बंगाल में है, कासिम बाजार बंगाल में है, पटना बिहार में है और ढाका बांग्लादेश में है। तो इसी से हम लोग कह सकते हैं कि उस समय जो बंगाल का इलाका था वह बांग्लादेश, उड़ीसा, बिहार, झारखंड और बंगाल सभी का एक था। उसी से बट के ये सभी बने हैं। जैसा कि हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने पढ़ा था कि 1947 का जो अधिनियम आया था तो उसमें पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल दो भागों में बट गया। 1905 ईस्वी का लॉर्ड कर्जन का भारत विभाजन था। तो पूर्वी बंगाल की राजधानी बनी कौन, ढाका, और पश्चिमी बंगाल की राजधानी बनी कलकत्ता। तो ये सभी एक ही इलाके में थे, याद रखेंगे। 1911 से पहले तो 1630 ईस्वी के आसपास बंगाल और ब्रिटेन के बीच निकटता बढ़ती चली गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के अंदर बालासोर, हुगली, कासिम बाजार, पटना और ढाका, इन सभी इलाकों में कारखाने लगाई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ कहाँ पे, बालासोर, हुगली, कासिम बाजार, पटना और ढाका में कारखाने लगाई। 1640 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की स्थापना की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बंगाल को अपना मुख्य व्यापारिक और वाणिज्यिक केंद्र बनाया। तो हमने क्या बताया था कि जॉन चारनाक ने बंगाल की स्थापना की थी तीन राज्यों को, 3 जगहों को मिलाकर। कौन कौन, एक गांव का नाम था कालीकाता, दूसरे का नाम था गोविंद और तीसरे का नाम था सुतीनाता। तो गोविंदपुर, सुतीनाता और कालीकाता, तीनों को मिलाकर जॉन चारनाक ने 1640 ईस्वी में बंगाल की स्थापना की थी और बंगाल को अपना मुख्य व्यापारिक और वाणिज्यिक केंद्र बनाया था। तो कलकत्ता की स्थापना किसने की थी, जॉन चारनाक ने। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की स्थापना 1640 में की थी और उसे ही अपना मुख्य व्यापारिक और अर्थात बिजनेस और कमर्शियल एरिया बना दिया, व्यापारिक और वाणिज्यिक क्षेत्र। उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने के लिए 3000 रुपया अर्थात 350 पाउंड प्रति वर्ष किराया देते थे और बदले में 50,000 पाउंड से ज़्यादा का निर्यात और व्यापार कर लेते थे। तो उस समय व्यापार करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो बंगाल के नवाब थे उन्हें क्या देते थे, तो 3000
रुपया, 3000 रुपया, अर्थात उस समय 350 पाउंड, ब्रिटिश पाउंड जो था उसका दाम कितना था, 350 पाउंड प्रति वर्ष किराया देते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अंग्रेज ब्रिटेन में, बंगाल में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार करने के लिए भारतीय नवाब को कितना किराया देते थे, तो 350 पाउंड अर्थात 3000 रुपया प्रति वर्ष। और बदले में इसका लाभ कितना कमाते थे, तो बहुत लाभ कमाते थे, 50,000 पाउंड से भी ज़्यादा का निर्यात कर लेते थे और व्यापार कर लेते थे। तो 3000 किराया देते थे और 50,000 रुपया से ज़्यादा 50,000 पाउंड का व्यापार करते थे। याद रखेंगे। 1707 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया और इस पद पर 1727 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक रहा। तो अभी हमने क्या देखा कि बंगाल की स्थापना वास्तव में किसने किया, तो मुर्शीद कुली खां ने किया था और उसको क्या बना दिया गया 1700 ईस्वी में, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल का नवाब बना दिया गया। याद रखेंगे। और वास्तव में बंगाल की स्थापना इसी मुर्शीद कुली खां ने की थी। लेकिन 27 बरस के बाद इसकी मृत्यु हो गई, किसकी, मुर्शीद कुली खां की। और अपने मृत्यु तक यह बंगाल का क्या रहा, तो गवर्नर रहा, दीवान रहा, दीवान या गवर्नर। मुर्शीद कुली खां ने 1707 ईस्वी में औरंगजेब की जब मृत्यु हुई तो उसने राजधानी उठाकर कहाँ ले दी, तो ढाका से उठाकर मुर्शिदाबाद स्थापित कर ली। पहले बंगाल की राजधानी कहाँ पे थी, तो ढाका में थी। लेकिन जैसे ही 1707 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई, देखिए 1700 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया। किसके द्वारा, तो औरंगजेब को द्वारा, औरंगजेब के द्वारा। लेकिन जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो यह स्वतंत्र हो गया और इसने एक स्वतंत्र बंगाल की स्थापना की और वही बंगाल जो है अंग्रेजों का मुख्य व्यापारिक केंद्र बना। और 1727 ईस्वी तक वह क्या रहा, तो उस क्षेत्र का मालिक रहा, वहाँ दीवान रहा, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई 1727 ईस्वी में। और 1707 ईस्वी में जैसे औरंगजेब की मृत्यु हुई तो मुर्शीद कुली खां ने इस बांग्लादेश की बंगाल की जो राजधानी थी ढाका, उसको हटा करके मुर्शिदाबाद स्थापित कर ली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मुर्शीद कुली खां जो था वह नाम रखा था मुसलमान, क्योंकि वह किसके अधीन था, तो वह औरंगजेब के अधीन काम कर रहा था, लेकिन वह हिंदू परिवार से संबंधित था, ब्राह्मण परिवार से था। तो इम्पोर्टेंट है, वह ब्राह्मण परिवार से संबंधित था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मुर्शीद कुली खां हिंदू था, अर्थात वह ब्राह्मण परिवार से संबंधित था। मुर्शीद कुली खां का अपना कोई भी पुत्र नहीं था, मुर्शीद कुली खां का अपना कोई भी पुत्र नहीं था, इसलिए 1727 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसका दामाद सुजाउद्दीन मोहम्मद बंगाल का नवाब बनाया गया। याद रखेंगे, चूंकि मुर्शीद कुली खां का अपना कोई पुत्र नहीं था तो सुजाउद्दीन मोहम्मद जो कि उसका दामाद था वह बंगाल का अगला नवाब बनाया गया। याद रखेंगे, चूंकि जैसे ही उसकी मृत्यु हो जाती है औरंगजेब की, तो ये सभी जो है अंग्रेजों की कठपुतली बन जाते हैं। तो जब इसकी मृत्यु हुई तो अंग्रेजों के द्वारा उसका दामाद सुजाउद्दीन मोहम्मद बंगाल का नवाब बनाया गया। 1732 ईस्वी में सुजाउद्दीन मोहम्मद ने अलीवर्दी खां को बिहार का उप गवर्नर नियुक्त किया। याद रखेंगे कि सुजाउद्दीन मोहम्मद ने 1732 ईस्वी में किसे, अलीवर्दी खां को बिहार का उप गवर्नर नियुक्त किया। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, बिहार का उप गवर्नर किसे नियुक्त किया गया, अलीवर्दी खां को। किसने नियुक्त किया, तो सुजाउद्दीन मोहम्मद। यह जो सुजाउद्दीन मोहम्मद था वह सुजाउद्दीन के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है। तो 1732 ईस्वी में सुजाउद्दीन मोहम्मद ने अलीवर्दी खां को बिहार का उप गवर्नर नियुक्त किया। 1739 ईस्वी में सुजाउद्दीन मोहम्मद की भी मृत्यु हो जाती है। तो 1739 ईस्वी में सुजाउद्दीन मोहम्मद की भी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उसका पुत्र जिसका नाम था सरफराज बंगाल का दीवान बना।
लेकिन 1740 ईस्वी में 1 साल के बाद अलीवर्दी खां जो कि बिहार का उप गवर्नर था, उसे सुजाउद्दीन मोहम्मद ने उप गवर्नर बनाया था, तो सरफराज की हत्या कर दी और स्वयं बंगाल का नवाब बन गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि 1739 ईस्वी में जैसे ही सुजाउद्दीन मोहम्मद की मृत्यु हुई तो उसका पुत्र जिसका नाम था सरफराज, वह बंगाल का दीवान बना। लेकिन यह सरफराज एक अयास और निकम्मा किस्म का नवाब था। तो अलीवर्दी खान ने इसका फ़ायदा उठाया और 1740 ईस्वी में इस सरफराज की हत्या कर दी। किसने? अलीवर्दी खान ने। और उसके बाद खुद बंगाल का नवाब बन गया। खुद जो है वह बंगाल का नवाब बन गया। इम्पोर्टेंट है, अलीवर्दी खान ने मुगलों को कर देना बंद कर दिया। यह अलीवर्दी खान एक महत्वाकांक्षी नवाब था। वह अंग्रेजों का पूरा पुरजोर विरोध किया। तो इसने क्या किया कि चूंकि अंग्रेज क्या करते थे, टैक्स लेते थे इन नवाबों से। चूंकि यह नवाब को तो बैठा देते थे, लेकिन कठपुतली बनाकर रखते थे, उनसे टैक्स लेते थे और बदले में थोड़ा सा टैक्स लेके पूरा जो है व्यापार करते थे। बहुत ज़्यादा, 2 रुपये का टैक्स देते थे और 100 रुपये का व्यापार करते थे। लेकिन इससे जो नवाबों की शक्ति थी, उनकी जो कोष थी, धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी। तो इसी कारण अलीवर्दी खान ने इन अंग्रेज़ों को, इन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कर देना बंद कर दिया और इसने बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य बनाने का प्रयास किया। तो बंगाल को इसने एक स्वतंत्र राज्य बनाने का प्रयास किया। इसी कारण चूंकि इसने टैक्स देना बंद कर दिया, तो अलीवर्दी खां के शासनकाल में बंगाल ने काफ़ी उन्नति की, जिसके कई कारण थे। तो बंगाल में काफ़ी उन्नति की जिसके बहुत सारे कारण थे। अलीवर्दी खां के समय बंगाल को छोड़कर अन्य राज्यों के बीच सीमांत क्षेत्रों को लेकर मतभेद था और उनके बीच झगड़े होते रहते थे, जैसे कि महाराष्ट्र, जाट इत्यादि। तो अलीवर्दी खां के समय बंगाल को छोड़कर अन्य राज्यों के बीच जो सीमा की क्षेत्र थी, उनको लेकर काफ़ी मतभेद हो गया था और उनके बीच झगड़े होते रहते थे, जैसे कि महाराष्ट्र और जाट। याद रखेंगे कि जो सीमांत क्षेत्र थे बंगाल की, तो वहाँ पे लेकर एक दूसरे के बीच झगड़े होते रहते थे, जैसे कि महाराष्ट्र में जाटों के बीच। याद रखेंगे। और साथ ही साथ बंगाल को छोड़कर अन्य राज्यों पर लगातार विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा हमले भी होते रहते थे, जैसे नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली। तो बंगाल में किसी भी विदेशी आक्रमण नहीं हो पाता था और यहाँ पे जो लोगों में था, इसके सीमांत क्षेत्रों के बीच मतभेद नहीं था। लेकिन इसके जो सीमावर्ती क्षेत्र थे, जैसे कि महाराष्ट्र, जाट, तो इन सभी में एक दूसरे के बीच मतभेद था, लगातार इनके बीच झगड़े होते रहते थे। तो इसी कारण बंगाल लगातार उन्नति कर रहा था। साथ ही साथ विदेशी आक्रमण भी यहाँ पर संभव नहीं था, क्योंकि बंगाल बहुत दूर था। तो इसी कारण यहाँ पे क्या था, तो यह उन्नति जल्दी जल्दी कर रहा था। जैसे कि नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली, इन सभी का क्या हुआ था, हमला हुआ था, लेकिन बंगाल में नहीं हुआ था। तो इसी कारण जो बंगाल था वह लगातार उन्नति की ओर बढ़ते चला जा रहा था। तो उसका एक और कारण था कि बंगाल जो था वह काफ़ी दूर था, जिसके कारण विदेशियों को वहाँ तक पहुँचना काफ़ी कठिन हो रहा था। तो बंगाल काफ़ी दूर था, जिसके कारण विदेशियों को वहाँ तक पहुँचना कठिन था। 1706 ईस्वी में बंगाल की जनसंख्या 15,000 थी, पर अगले 5 वर्षों में ही, अर्थात 1713 वर्षों में, 1750 वर्षों में इसकी जनसंख्या 1 लाख हो गई। याद रखेंगे, क्यों 1 लाख हो गई? क्योंकि इसने व्यापार के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति की। तो याद रखेंगे 1706 ईस्वी में बंगाल की जनसंख्या मात्र 15,000 थी, लेकिन अगले 50 वर्षों में इसकी जनसंख्या, अर्थात 1750 में इसकी जनसंख्या 1 लाख के पार हो गई। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि बंगाल जो था वह व्यापार के क्षेत्र में कितना आगे था, तरक्की के क्षेत्र में कितना आगे था, और लोग वहाँ व्यापार करने के लिए जा रहे थे। बंगाल खास करके मुर्शिदाबाद और ढाका में सबसे अधिक जनसंख्या बढ़ी।
तो खास करके मुर्शिदाबाद और ढाका में सबसे अधिक जनसंख्या बढ़ी। क्यों? क्योंकि यही राजधानी क्षेत्र था। बंगाल के सभी गवर्नर, दीवान तथा नवाब बंगाल में ब्रिटिशों की विशेष छूट के प्रति खिलाफ थे, क्योंकि इनसे नवाबों का राजकोष क्या होने लगा? तो खाली होने लगा। इसको लेकर बंगाल सरकार और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मतभेद बढ़ता गया। याद रखेंगे कि बंगाल के जितने सारे गवर्नर थे, खास करके यह जो अलीवर्दी खां था, तो बंगाल के सभी गवर्नर, दीवान तथा नवाब बंगाल में ब्रिटिशों की विशेष छूट के खिलाफ थे, क्योंकि इनसे नवाबों का राजकोष खाली होने लगा। इसको लेकर बंगाल सरकार और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मतभेद बढ़ता गया। याद रखेंगे, यह अलीवर्दी खां 16 वर्षों तक शासन किया, अर्थात 1740 ईस्वी में यह बंगाल का नवाब बना और 1756 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई। याद रखेंगे, और इस दौरान उसने मराठाओं से काफ़ी युद्ध किया, क्योंकि मराठा बंगाल में घुसने का प्रयास कर रहे थे और उसका फायदा कौन उठा रहे थे? तो अंग्रेज उठा रहे थे। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो अलीवर्दी खां 1740 ईस्वी में गद्दी संभालता है और 1756 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इस अवधि के दौरान उसने मराठाओं से काफ़ी युद्ध किया। इस 16 वर्षों की अवधि के दौरान उसने मराठाओं से काफ़ी युद्ध किया, क्योंकि मराठा बंगाल में बार बार घुसने का प्रयास कर रहे थे और उसका फायदा कौन उठा रहे थे? तो अंग्रेज उठा रहे थे। याद रखेंगे, जब नवाब की स्थिति खराब होती दिखी तो मराठा और अंग्रेज नवाब को परेशान करते रहते थे और फोर्ट विलियम में सत्ता और विशेष छूट की मांग को लेकर अंग्रेजों के पास चले जाते थे। याद रखेंगे कि जब नवाब की स्थिति खराब होती थी तो मराठा और अंग्रेज नवाब को परेशान करते रहते थे। जब देखते थे कि इनकी स्थिति खराब हो गई नवाबों की, तो ये मराठा और अंग्रेज उनको परेशान करने लगते थे। और फोर्ट विलियम कहाँ पे है? तो फोर्ट विलियम कलकत्ता में है। फोर्ट विलियम में सत्ता के लिए और विशेष छूट की मांग को लेकर कहाँ चले जाते थे? तो अंग्रेजों के पास चले जाते थे। याद रखेंगे, कर्नाटक युद्ध के बाद अलीवर्दी खां को यह पता चल गया कि अंग्रेज जब उसकी ओर आने वाले हैं, क्योंकि अंग्रेज फ्रांस को हराकर भारत में अपनी शक्ति साबित कर चुके थे। तो जो चूंकि तीनों कार्नेटिक युद्ध हुआ था, तीसरी कार्नेटिक युद्ध में जो सप्तवर्षीय युद्ध चला था, तो 56 से 63 तक, तो इस युद्ध में अलीवर्दी खां को तो एक बात पता चल गया था कि अब अंग्रेजों की शक्ति सबसे मजबूत हो चुकी है, अंग्रेजों को अब पराजित करने वाला कोई नहीं, अब उनका ध्यान जरूर बंगाल पर होगा। तो इसी कारण अंग्रेज अब तो इसको जब भनक लगा अलीवर्दी खां को कि अंग्रेज अब उसकी ओर आने वाले हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को कर्नाटक के तीसरे युद्ध में आसानी से हरा दिया था और अपनी शक्ति को साबित कर चुके थे। याद रखेंगे, तो जब 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु हुई, अब चूंकि अलीवर्दी खां का अपना तो कोई पुत्र था नहीं, तो 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की जब मृत्यु हुई तो उसका कोई पुत्र नहीं था। तो इसी कारण उसकी मृत्यु के बाद उसकी छोटी पुत्री का पुत्र सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। याद रखेंगे, अर्थात इसका जो नाती था जिसका नाम था सिराजुद्दौला, उसकी पुत्री का पुत्र था, वह अगला नवाब बना बंगाल का। तो अलीवर्दी खां का अपना तो कोई पुत्र नहीं था, इसलिए जब अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई तो उसकी छोटी पुत्री का पुत्र जिसका नाम था सिराजुद्दौला, वह बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला जो था जब वह सत्ता ग्रहण किया तो मात्र 20 बरस का था और इतनी कम उम्र में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि अलीवर्दी खां ने कई शासकों से मतभेद कर रखा था। याद रखेंगे, कई शासकों से उसका मतभेद हो रखा था, इंपॉर्टेंट है। तो जब अलीवर्दी खां की 1756 ईस्वी में मृत्यु हुई तो उसका कोई पुत्र नहीं था। तो इसके बाद उसका जो नाती था अर्थात उसकी छोटी पुत्री का पुत्र जिसका नाम क्या था? सिराजुद्दौला। तो वह सिराजुद्दौला
बंगाल का नवाब बना। लेकिन जब वह बंगाल का नवाब बना तो मात्र वह 20 बरस का था। जब सत्ता ग्रहण के समय उसकी उम्र मात्र 20 बरस की थी और इतनी कम उम्र में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि अलीवर्दी खान ने कई शासकों से मतभेद कर रखे थे। जैसे अभी हमने क्या बताया, मराठों से, अंग्रेजों से, इन सभी से उसने मतभेद कर रखे थे। कौन कौन से दुश्मन थे? तो उसमें एक दुश्मन जो था वह पूर्णिया का नवाब, जो कि सिराजुद्दौला का चचेरा भाई था, वह शौकत जंग, वह एक क्या था तो दुश्मन था। किसका? इसका अलीवर्दी खां का। तो सिराजुद्दौला की लड़ाई जो थी वह पूर्णिया के नवाब और जो कि उसका चचेरा भाई था जिसका नाम था शौकत जंग, उससे हुई। तो सिराजुद्दौला की लड़ाई किससे हुई? पूर्णिया के नवाब जो कि उसका चचेरा भाई था शौकत जंग, तो शौकत जंग से हुई। याद रखेंगे। सिराजुद्दौला की एक चाची थी जिसका नाम था घसीटी बेगम। तो घसीटी बेगम भी अलीवर्दी खां की शत्रु थी। तो सिराजुद्दौला की एक चाची थी जिसका नाम था घसीटी बेगम। वह बचपन से ही सिराजुद्दौला के खिलाफ थी और वह विधवा भी थी। याद रखेंगे, वह नहीं चाहती थी कि सिराजुद्दौला अगला नवाब बने, वह चाहती थी कि उसका पुत्र नवाब बने। तो इसी कारण वह सिराजुद्दौला से क्या थी तो खफा थी, सिराजुद्दौला के खिलाफ थी। तो सिराजुद्दौला की एक चाची भी सिराजुद्दौला की दुश्मन थी जिसका नाम था घसीटी बेगम। वह बचपन से ही सिराजुद्दौला के खिलाफ थी और वह विधवा औरत थी। अलीवर्दी खां के बहन का पति अर्थात उसका बहनोई जिसका नाम था मीर जाफर, जो बंगाल का आर्मी कमांडर था और बहुत ही खतरनाक था। तो याद रखेंगे, अलीवर्दी खां की बहन का एक पति था जिसका नाम था मीर जाफर। वह बंगाल का आर्मी कमांडर था और बहुत ही खतरनाक था। याद रखेंगे, बाकी सभी जो हिंदू जाति भी सिराजुद्दौला के खिलाफ थे। तो एक तो दुश्मन उसका कौन था? मीर जाफर था। कौन? अलीवर्दी खां का, जो उसकी बहन का पति था अर्थात बहनोई था, और वह बंगाल का आर्मी कमांडर भी था जो बहुत ही खतरनाक था। और जितने सारे जो हिंदू जाति थे वह भी सिराजुद्दौला के खिलाफ थे, क्योंकि अलीवर्दी खां ने सभी हिंदुओं से दुश्मनी मोल रखी थी। इसलिए कहा जाता है कि सिराजुद्दौला को कांटों का ताज मिला था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यह प्रश्न एक बार मेंस राइटिंग में भी पूछा गया है, सिराजुद्दौला को कांटों का ताज कैसे मिला था? तो सिंपल सी बात है कि अलीवर्दी खां ने कई लोगों से दुश्मनी मोल रखी थी। कौन कौन? जैसे कि सिराजुद्दौला की एक चाची थी घसीटी बेगम। तो घसीटी बेगम सिराजुद्दौला को नवाब नहीं बनाना चाहती थी और वह विधवा थी। लेकिन यह जो अलीवर्दी खां था, चूंकि अलीवर्दी खां का अपना कोई पुत्र नहीं था, तो घसीटी बेगम चाहती थी कि उसका पुत्र नवाब बन जाए। लेकिन उसने क्या किया कि अपने पुत्री के पुत्र को नवाब बना दिया। उसके बाद पूर्णिया का नवाब और सिराजुद्दौला का चचेरा भाई जिसका नाम था शौकत जंग, वह भी इससे दुश्मनी मोल रखा था। किससे? अलीवर्दी खां से। साथ ही साथ इसके जितने सारे लोग थे हिंदुओं से इसने दुश्मनी मोल रखा था। इसलिए इसे कहा जाता है कि कांटों का ताज मिला था सिराजुद्दौला को। और सबसे बड़ा जो दुश्मन था यह अलीवर्दी खां का बहन का पति जिसका नाम था मीर जाफर, जो कि बंगाल का एक आर्मी कमांडर भी था और बहुत ही खतरनाक था। तो यह भी इसका सबसे बड़ा शत्रु था अलीवर्दी खां का। तो इसी कारण इसलिए कहा जाता है कि सिराजुद्दौला को कांटों का ताज मिला, क्योंकि जब यह गद्दी पर बैठा तो इतने सारे दुश्मनों का उसने सामना किया। याद रखेंगे, सिराजुद्दौला के मंत्रालय में जगत सेठ, ओमी चंद, राय बल्लभ और राय दुर्लभ और कई दूसरे भी सिराजुद्दौला के विरोधी थे। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि सिराजुद्दौला के मंत्रालय में जगत सेठ, ओमी चंद, राय बल्लभ और राय दुर्लभ और कई दूसरे भी सिराजुद्दौला के क्या थे तो विरोधी थे। इंपॉर्टेंट है। सिराजुद्दौला गुस्सैल प्रवृत्ति का था, अनुभवहीन था, इसलिए अपने आप को वह असुरक्षित महसूस करने लगा। चूँकि सिराजुद्दौला जो था उसके पास उतना अनुभव नहीं था, वह क्या था तो थोड़ा लड़ाकू प्रवृत्ति का था, वह उसको गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाता था, गुस्सैल प्रवृत्ति का था। तो इसलिए अपने आप को वह असुरक्षित महसूस करने लगा। तो इसी कारण सिराजुद्दौला के कारण कई आंतरिक युद्ध हुए और अंग्रेजों के बढ़ते कदम से वह काफ़ी
परेशान होने लगा। तो सिराजुद्दौला के कारण कई आंतरिक युद्ध हुए और अंग्रेजों के बढ़ते कदम से वह परेशान था। सिराजुद्दौला ने पूर्णिया के नायक शौकत जंग को पराजित किया। तो अब सिराजुद्दौला जो था एक एक करके अलीवर्दी खां के शत्रुओं को, जो कि सिराजुद्दौला के भी शत्रु हो गए थे, तो उनको एक एक करके वह सफाया करने लगा। तो सबसे पहली बार यह पूछा गया है कि सिराजुद्दौला ने अपने किस शत्रु को पराजित किया, तो पूर्णिया के नवाब और उसका चचेरा भाई शौकत जंग को पराजित किया। इसके बाद घसीटी बेगम को अपने रास्ते से हटाया, अर्थात जो चाची थी उसकी घसीटी बेगम, उसे पराजित किया। इसके बाद बहुत ही खतरनाक मीर जाफर, जो कि बंगाल का आर्मी कमांडर था और बार बार अलीवर्दी खां पर वह हमला करते रहता था, तो इस सिराजुद्दौला ने मीर जाफर को भी हराया और मीर जाफर को उसने बंगाल का आर्मी कमांडर पद से हटा दिया और उसके बाद मीर मदन को सेना का आर्मी कमांडर नियुक्त कर दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मीर जाफर को जब सिराजुद्दौला ने बंगाल के आर्मी कमांडर के पद से हटा दिया, तो किसे नियुक्त कर दिया बंगाल का आर्मी कमांडर के रूप में? तो मीर मदन को सेना का आर्मी कमांडर नियुक्त कर दिया। सिराजुद्दौला ने कश्मीरी अधिकारी मोहन लाल को प्रमुख प्रशासक नियुक्त किया और वही इसके अंदर दीवान अर्थात प्रधानमंत्री की तरह कार्य भी करता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सिराजुद्दौला ने किसे अपना मुख्य प्रशासक नियुक्त किया, तो कश्मीर का एक अधिकारी था जिसका नाम था मोहन लाल। तो सिराजुद्दौला ने कश्मीरी अधिकारी मोहन लाल को अपना प्रमुख प्रशासक नियुक्त किया और वही मोहन लाल इसके अंदर दीवान अर्थात प्रधानमंत्री की तरह कार्य करता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी एवं कर्मचारी विशेष छूट का काफ़ी दुरुपयोग करते थे। याद रखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे और जो कर्मचारी थे, चूंकि अंग्रेजों को विशेष छूट मिली हुई थी व्यापार करने की, तो उसका काफ़ी दुरुपयोग करते थे। किसने छूट दे रखी थी? तो हमने बताया था 1717 ईस्वी में किसने दिया था? तो वह फारुखसियर ने दिया था कर मुक्त व्यापार करने का, क्योंकि जॉन हैमिल्टन ने क्या किया था कि फारुखसियर की गंभीर बीमारी को ठीक कर दिया था। याद रखेंगे, 1756 ईस्वी से लेकर 1757 ईस्वी तक महज एक बरस सिराजुद्दौला बंगाल का आखिरी स्वतंत्र नवाब रहा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में यह पूछा गया है कि बंगाल का आखिरी स्वतंत्र नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला था, जो 1756 से 1757 ईस्वी तक रहा। मत एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी कंपनी थी और उसके कर्मचारी विशेष छूट का काफ़ी दुरुपयोग किया करते थे। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह एक निजी कंपनी थी और उसके जो कर्मचारी थे विशेष छूट का काफ़ी दुरुपयोग किया करते थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे विशेष छूट में अपना निजी काम करते थे और इस प्रकार नवाब की जो राजस्व थी वह घटने लगी। याद रखेंगे, तो इस प्रकार नवाब अब असंतुष्ट हो गए अंग्रेजों से और वे चाहने लगे कि अब इनका जो विशेष छूट है उसे समाप्त किया जाए। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी कंपनी थी और उसके जो कर्मचारी थे वे विशेष छूट का काफ़ी दुरुपयोग करते थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी विशेष छूट में अपना निजी काम करते थे और इस प्रकार नवाब की जो राजस्व थी वह घटने लगी। अंग्रेजों ने बिना आदेश के कलकत्ता में एक किला बनवा दी, इससे नवाब का नाखुश हो गए। याद रखेंगे, फोर्ट विलियम उस किले का नाम था। तो अंग्रेजों ने बिना आदेश के कलकत्ता में एक किले का निर्माण करवा दिया और इससे नवाब क्या हो गए? तो नाखुश हो गए। नवाबों को अंग्रेज अब तिरस्कार करने लगे। अब धीरे धीरे जो अंग्रेज थे अब नवाबों को तिरस्कार करने लगे। साथ ही जितने राजनीतिक विशेषज्ञ थे जैसे कि कृष्णादास कौन थे? तो राज बल्लभ के पुत्र थे। वे कोषागार से पैसे चुराकर अंग्रेजों को देने लगे और अंग्रेज उन्हें क्या करने लगे? तो शरण देने लगे। इम्पॉर्टेंट है। तो नवाबों को अंग्रेज अब तिरस्कार करने लगे। साथ ही जितने राजनीतिक विशेषज्ञ थे जैसे कि कृष्णादास, जो कि राय बल्लभ के क्या थे? तो पुत्र थे, वे कोषागार से पैसे चुराकर अंग्रेजों को देने लगे और अंग्रेज उन्हें शरण देने लगे। याद रखेंगे,
अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ऐसा लगने लगा कि सिराजुद्दौला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो मिली विशेष छूट को फ्रांसीसियों के साथ मिलकर धीरे धीरे समाप्त कर देगा। तो अब जो है, चूँकि सिराजुद्दौला अलीवर्दी खान ने ही क्या किया था कि इनके जो विशेष छूट था उसको ख़त्म करने का प्रयास किया। चूँकि अलीवर्दी खान ने ही अंग्रेज़ों से दुश्मनी मोल रखा था, तो उसी के ढर्रे पर चला सिराजुद्दौला ने भी, और धीरे धीरे इसने भी क्या किया, तो जो विशेष छूट था अंग्रेज़ों का वह बंद कर दिया। तो अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लगने लगा कि जो उनको विशेष छूट मिल रही थी, तो ये सिराजुद्दौला जो है वह फ्रांसीसियों के साथ मिलकर धीरे धीरे समाप्त कर देगा। तो इसी कारण चूँकि किले का तो निर्माण कर दिया था अंग्रेज़ों ने, तो अब एक तरफ सिराजुद्दौला भी विशेष छूट से परेशान था और अंग्रेज भी क्या थे, तो विशेष छूट से परेशान थे। विशेष चूँकि उस पर प्रतिबंध लगा दिया था किसने, सिराजुद्दौला ने, और अंग्रेज इस छूट का दुरुपयोग भी करने लगे। और अंग्रेज़ों को अब लगने लगा कि फ्रांसीसियों के साथ मिलकर सिराजुद्दौला, तो इसी कारण 23 जून 1757 ईस्वी को चूँकि कलकत्ता में अंग्रेज़ों ने क्या किया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है बिना आदेश के, बिना नवाबों के आदेश के किला बना दिया था और टैक्स का दुरुपयोग भी करने लगे थे। तो 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला ने कलकत्ता स्थित अंग्रेज़ों के किले पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, और इस प्रकार कलकत्ता के पलासी के मैदान में पलासी का युद्ध शुरू हो गया। इम्पोर्टेंट है। तो 23 जून 1757 ईस्वी को सिराजुद्दौला ने कलकत्ता स्थित अंग्रेज़ों के किले पर आक्रमण कर दिया और इस प्रकार पलासी के मैदान में पलासी का युद्ध शुरू हो गया। तो हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे और इस पलासी के युद्ध को देखेंगे और बक्सर के युद्ध को देखेंगे, और भी सारे जितने सारे अंग्रेज़ों का पैठ, चूँकि अब रॉबर्ट क्लाइव आएगा और रॉबर्ट क्लाइव भारत में बंगाल को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेगा और बंगाल का पहला गवर्नर बनेगा, और उसके बाद इलाहाबाद की संधि होगी, बक्सर का युद्ध होगा। इसे हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, और अंग्रेज़ों का प्रादुर्भाव धीरे धीरे बैठ जाएगा। उसके बाद भरतपुर, रुहेलखंड, कर्नाटक, इन सभी इलाकों में अंग्रेज कैसे अपनी सत्ता स्थापित करते हैं, इनकी स्थापना किन किन शासकों ने की, इसको देखेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।